हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं दीर्घा स्वागत करती हूं आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके सीटेट के जो ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन सभी को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। और ये जो पेपर है आपका, ये ऑनलाइन मोड में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी पूछे जा चुके हैं आपके, और इसी से आपको पता लग सकेगा कि आपका जो भी दिसंबर और जनवरी में होने वाला सीटेट का एग्जाम है इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए आप सभी साथियों को आज के सेशन में बने रहना है एंड तक। और जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि वल्लम क्या है? जहाज, औजार, नाव या फिर एक प्रकार का बर्तन। आपको बताना है कि वल्लम क्या चीज है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं वल्लम की, तो वल्लम जो होती है आपकी वो एक प्रकार की नाव होती है जो कि आपके केरल में पाई जाती है, यानी कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल में ही आपके जो है वो मलयालम भाषा भी बोली जाती है। इसी के साथ आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मलयालम में चाचा को क्या कहा जाता है? अप्पा, वलियम्मा, अमूम्मा या फिर चिटपन। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही आंसर करेंगे। बताइए कि मलयालम में चाचा को क्या कहा जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मलयालम में चाचा को जो है वो चिटपन कहा जाता है, यानी कि आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अप्पा की, तो अप्पा जो होता है वो जो आपकी मलयालम की लैंग्वेज है उसमें अप्पा को जो है वो पिता बोला जाता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं वलियम्मा की, तो वलियम्मा कौन होती हैं? ये आपकी मम्मी के सिस्टर, यानी कि जो आपकी मौसी होती हैं उन्हें वलियम्मा कहा जाता है। और अगर बात करते हैं हम अमूम्मा की, तो अमूम्मा मतलब आपकी मम्मी की माँ, यानी कि नानी आपकी जो है वो वहाँ पर अमूम्मा कहलाती हैं। इसी के साथ ये सारे ऑप्शन भी आपको क्लियर कर लेने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि खेजड़ी गांव किस राज्य में स्थित है? और आपके विकल्प दे रखे हैं राजस्थान, गुजरात, सिक्किम या फिर उड़ीसा। सभी साथी आंसर करेंगे। बताइए कि जो खेजड़ी गांव है वो किस राज्य में स्थित है। देखिए, अगर हम बात करते हैं खेजड़ी गांव की, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है, यानी कि विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि कश्मीर की भाषा क्या है? आपको बताना है कि कश्मीर में कौन सी भाषा यूज की जाती है। कह रहा है डोंगरी, उर्दू, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही आंसर करेंगे। बताएंगे कि कश्मीर की भाषा क्या है। और इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आपके साथ जुड़ सके और इस क्लास का बेनिफिट ले सके। क्योंकि आपको जो सीटेट का एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो आपकी कश्मीर में भाषा बोली जाती है वो आपकी उर्दू और जो डोगरी भाषा है ये दोनों ही यूज़ की जाती हैं, यानी कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि जो डोंगा नाव होती है उस पर की गई जो नक्काशी होती है वो क्या कही जाती है? कह रहा है डिब्बा बंद, डैम या फिर खत्म बंद या फिर इनमें से सभी। तो आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो आपकी डोंगा नाव पर जो नक्काशी की जाती है, यानी कि जो उस पर डिज़ाइन बनी होती है, उस डिज़ाइन को क्या कहा जाता है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो डोंगा नाव पे आपकी नक्काशी की जाती है वो आपकी खत्म बंद होती है, यानी कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है यह कहाँ का नृत्य है? आपको बताना है कि जो कथकली जो कि एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य माना गया है? कह रहा है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरल या फिर मिजोरम। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कथकली शास्त्रीय नृत्य की, तो ये जो है आपका ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि
और आपके विकल्प इसमें दे रखे हैं, मच्छर जो होते हैं वो तेल के द्वारा मर जाते हैं, या फिर तेल ऑक्सीजन की पूर्ति को काट देता है जिससे मच्छर का जो प्रजनन होता है वो रुक जाता है, या फिर मच्छरों को तेल दौरान विकसित किया जाता है, या फिर मच्छर जो होते हैं वो तेल की परत में जाकर के फंस जाते हैं। तो आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही आंसर करना है कि जो मच्छर के प्रजनन की रोकथाम के लिए उसमें ठहरे पानी पर जो तेल डाला जाता है वो ऐसा करने की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी कि तेल जो होता है आपका वो ऑक्सीजन की पूर्ति को काट देता है जिससे कि जो मच्छरों का जो प्रजनन होता है वो वहीं पर ही रुक जाता है, यानी कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण जो है वो आपको नीचे दिए गए हैं और आपको बताना है। कह रहा है कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान जो होते हैं वो लकड़ी के ही बने होते हैं, और ये मकान जो होते हैं आपके वो जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, और इन मकानों की जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। तो कह रहा है यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह जो गांव है वो किस राज्य में होना चाहिए। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे। इसी के साथ एक बार सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प चौथा सही हो जाएगा, यानी कि असम। देखिए, अगर हम असम की बात करते हैं तो असम में ही जो है आपका वो बिहू त्योहार मनाया जाता है। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रख लेना है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, कृमियों से खाद बनाना, भूमि की भराई, भस्म करना, या फिर कंपोस्ट। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही आंसर करेंगे। जो आपके ठोस अपशिष्ट पदार्थ का जो निस्तारण होता है उनकी जो निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सभी साथी आंसर करेंगे जल्दी से। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी कि भस्म करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अधिविन्यास का उद्देश्य है। तो देखिए, जो आपका ग्रह अधिविन्यास होता है यह आपका होमवर्क कहलाता है। तो बताना है आपको कि पर्यावरण अध्ययन में जो आपका ग्रह अधिविन्यास है इसका उद्देश्य क्या माना गया है। तो कह रहा है इसमें कि सीखने का विस्तार, या फिर विद्यालय में सीखी गई संकल्पना में दक्षता, या फिर पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, या फिर घर पर समय का सदुपयोग। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं, जब पर्यावरण अध्ययन में आपका जो होमवर्क दिया जाता है वो आपका इसलिए दिया जाता है कि ताकि जो आपका बच्चा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अगर अपने हाथ से करेगा तो उसके अंदर जो सीखने की क्रिएटिविटी है वो भी उसके अंदर जागृत हो जाएगी। तो इस वजह से जो है वो होमवर्क दिया जाता है। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन के सही विकल्प की बात करें तो इसका जो ए विकल्प है, यानी कि सीखने का विस्तार, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मल्लापुरम जिला किस राज्य में स्थित है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर केरल। सभी साथी आंसर करेंगे कि जो मल्लापुरम जिला है आपका वो किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मल्लापुरम जिले की, तो ये जो आपका जिला है ये केरल राज्य में स्थित है, यानी कि विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। कह रहा है जंगल, जल, समुदाय, या फिर स्मारक। सभी साथी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कि जो आपका सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है वो क्या माना गया है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, जो आपका सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का जो उदाहरण है वो आपका जंगल भी नहीं होगा, ना ही जल होगा,
और सी में कह रहा है समुदाय। तो बिल्कुल देखिए, जो आपका समुदाय होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का एक उदाहरण माना गया है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो समाज में रह करके ही उनकी जो संस्कृतियां होती हैं उनके बारे में सीखेगा, ना कि वो जंगल में, जल में या फिर कोई स्मारक में जा करके सीखेगा, है ना। तो जो आपका सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का सबसे बेस्ट अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका समुदाय हो जाएगा सही। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं पोस्टर प्रस्तुति, वाद विवाद करवाना, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना या फिर नारे लिखना। सभी साथी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी कि समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपका स्टेटमेंट वाला दे रखा है। कह रहा है इसमें कि जो कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक, यानी कि जिसे वेट लिफ्टर कहा जाता है, वो है। वह कर्नाटक की रहने वाली हैं, या फिर उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं, और जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा कथन सही है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जल्दी से आंसर करेंगे। इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में जो आपके कथन दिए गए हैं, तो इनमें कह रहा है आपसे कि वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। तो बिल्कुल देखिए, ये बात एकदम सही है आपकी। और वहीं कह रहा है वह कर्नाटक की हैं, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ये कर्नाटक की नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की हैं। और सी कह रहा है कि उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं और ये जो है वो 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। तो बिल्कुल ये बात भी एकदम सही है। और वहीं जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो देखिए, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि जो आपका ए, बी और डी कथन है ये एकदम सही है। तो अगर हम सही कथन की बात करते हैं तो इसका विकल्प पहला ही आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए, सी और डी। तो देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए और उसे अच्छे से एक बार रिवीजन करिए, उसमें आपका सब पूरा डिटेल में दे रखा है। चलिए इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। तो वो क्यों कहता है। कह रहा है इसमें कि कूड़े से बनी जो श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं उनकी प्रदर्शनी आयोजित करना, या फिर बच्चे को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। सी कह रहा है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, या फिर बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के सही आंसर की, तो देखिए इसका जो सही विकल्प जाएगा वो इसमें हो जाएगा कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो देखिए बिल्कुल ये बात सही है एकदम कि जो आपके घर में जो वेस्टेज सामान होते हैं उनसे जो है वो कोई अगर आप उपयोगी वस्तु बना लेते हैं और उन वस्तुओं की अगर आप प्रदर्शनी लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा माना गया है बच्चे के लिए। और वही कह रहा है कि बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है। और सी में कह रहा है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। तो देखिए ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक जो है वो प्रत्येक बच्चे को अपने घर की जो रद्दी सामग्री है उनसे कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कह रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय कर रहा है। तो इसलिए ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। बाकी जो आपका बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जब आप बच्चे को कुछ सामान देंगे उसे वेस्टेज सामान बनाने के लिए, तो इससे क्या होता है बच्चे की सृजनशीलता का भी विकास होता है। चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा आपका वो जाएगा विकल्प सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचों में गुलाब के पौधे ढूंढने के लिए कहा और छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उनसे यह निर्देश दिया गया
कि वह पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें फूल आते हैं। तो यहाँ पर जो अध्यापक है वो बच्चों से क्या करवाना चाह रहा है, कह रहा है कि प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज कराने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासुता या फिर प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो सभी साथी को क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर करना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर की, तो इसमें कह रहा है कि प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है वो गुलाब के जो पौधे हैं उनमें जो है वो फूल उसके अंदर नहीं खिले हुए हैं, और वो उनसे यही जांचना चाहता है कि उसके अंदर कब तक के फूल खिलेंगे और कब तक उसमें नहीं खिल पाएंगे। तो बिल्कुल ये बात सही है, और इसी के साथ साथ वो छात्रों में जो है वो जिज्ञासुता भी जागृत करना चाह रहा है, यानी कि विकल्प आपका ए और बी सही हो जाएगा। दूसरा वाला ये इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि ईवीएस में प्रामाणिक तथा सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा, या फिर सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो कह रहा है इसमें वर्णन के द्वारा, बिल्कुल ये बात सही है, और वहीं वास्तविक संवाद के द्वारा भी, और इसी के साथ साथ प्रयोगों की प्रक्रिया के द्वारा भी। लेकिन जो आपका सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा जो दिए गए उत्तर होते हैं उनके आकलन के द्वारा नहीं करेंगे, यानी कि डी आपका नहीं होगा। तो देखिए, इसका जो पहला विकल्प है ये इसमें सही हो जाएगा, ए और बी, सी इसमें दे रखे हैं, लेकिन डी आपका होगा नहीं, इसलिए ना दूसरा होगा, ना ही तीसरा होगा, और ना ही चौथा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल से संबंधित त्योहारों को समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, शिक्षक से चर्चा करना, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना, या फिर सहपाठी द्वारा सीखना, या फिर समुदाय के त्योहारों के वीडियो देखना। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के सही विकल्प की, तो इसका जो विकल्प बी है आपका, यानी कि परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना, तो इसका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एकल परिवार से तात्पर्य है बच्चों तथा उनके माता पिता और दादा दादी सहित पूरे परिवार, 1950 के बाद पैदा हुआ कोई भी परिवार, परिवार में माता पिता और उनके बच्चे शामिल हैं, या फिर डी कह रहा है कि केवल पति और पत्नी। तो सभी बताएंगे एकल परिवार से क्या मतलब होता है, यानी कि एकल फैमिली में कौन कौन लोग रहते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एकल परिवार की, तो इस परिवार में आपके माता पिता और जो उनके बच्चे होते हैं वो एकल परिवार कहलाता है। वही जब आपकी फैमिली में आपके दादा दादी हो गए, माता पिता हो गए, और इसी के साथ जो आपका पूरी फैमिली होती है वो आपकी ज्वाइंट फैमिली कहलाती है, यानी कि संयुक्त परिवार कहलाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि एकल परिवार, यानी कि विकल्प जो सी है आपका वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं बिल्ली, सांप, गिद्ध या फिर बाघ। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो इसका विकल्प जो डी है, यानी कि बाघ जो होते हैं उनके सुनने की शक्ति जो होती है वो बहुत ही तीक्ष्ण होती है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें देखने की जो क्षमता होती है वो आपकी मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। और वहीं जो इनकी मूछें होती हैं ये जो है वो अपने शिकार का पता भी उनकी वाइब्रेशन के द्वारा कर लेती हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं बाघ की गुर्राने की, तो आपके जो बाघ के गुर्राने की जो आवाज़ होती है वो जो है आप 3 किलोमीटर दूर से भी आप सुन सकते हैं। तो बाघ के बारे में जितने भी आपके पॉइंट्स हैं ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन कई दफ़े पूछ चुका है, और हो सकता है कि आपका जो आने वाला सीटेट है इसमें भी स्टेटमेंट देकर के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसी के साथ ये सारे स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ईवीएस कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने से शिक्षक को लाभ होगा। बच्चों की भाषा और संचार कौशल को सुधारने में मदद करना, उसकी ऊर्जा को बचाने के लिए क्योंकि बच्चों को बात करने में मज़ा आता है, बच्चे के अनूठे अनुभवों को जानना, या फिर
विषय को शिक्षार्थियों की अनुभवात्मक दुनिया से जोड़ने और प्रतिबिंब और सीखने को बढ़ावा देने के लिए। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कि ईवीएस की कक्षा में बच्चों का जो व्यक्तिगत अनुभव होता है उनको महत्व देने से शिक्षक को क्या लाभ होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के सही विकल्प की, तो देखिए इसका जो विकल्प डी है आपका ये सही हो जाएगा। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो शिक्षार्थियों की अनुभवात्मक दुनिया से जोड़ने और प्रतिबिंब और सीखने को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है। रेडियो, नुक्कड़ नाटक या फिर सामाजिक मीडिया और समाचार पत्र। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे और इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो आपका व्यवसाय में जो रूढ़िवादी छवि के प्रति जो मुद्दे होते हैं उनमें जब विद्यार्थियों को आपको अगर संवेदनशील करना है तो उसके लिए आप जो है वो नुक्कड़ नाटक जो है वो आपका सबसे प्रभावशाली तरीका माना गया है। यानी कि विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोपहर के भोजन के ब्रेक के बाद ईवीएस पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र जो होते हैं वो पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। कह रहा है कि विषय को तुरंत बदलेंगे या फिर उन्हें अपने सिर को डेस्क पर रखने और आराम करने के लिए कहें। पाठ को दिलचस्प बनाने के लिए बहुबुद्धि पर आधारित ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करेंगे या फिर बच्चों को मैदान में खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं जब भी अगर बच्चों को जो आपका दोपहर के भोजन के बाद जो ब्रेक होता है तो उसके बाद अगर आप बच्चों को ईवीएस पढ़ाएंगे तो उसमें बच्चे क्या होते हैं वो खाना खाने के बाद उन्हें नींद जैसी फील होने लगती है, यानी कि उन्हें बोर जैसा फील होता है। तो वो जो है अगर शिक्षक कोई भी पाठ उन्हें पढ़ाएगा तो वो क्या करेंगे, वो पाठ में रुचि नहीं लेंगे। तो इसलिए शिक्षक जो होता है वो बच्चों को जो है पाठ को दिलचस्प बनाने के लिए उसके अंदर जो है वो बहुबुद्धि पर आधारित जो होते हैं वो ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करेंगे। यानी कि जो आपका विकल्प सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। आपको नहीं वाला बताना है कि इसमें से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं या फिर नाइट्रोजन गैस। सभी साथी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए जल्दी से क्या आंसर सही होगा इसका। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो इसमें वायु प्रदूषक नहीं है वो है आपकी नाइट्रोजन गैस, यानी कि विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। और बाकी जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसी के साथ जो धुआं है आपका, ये एक प्रकार से वायु प्रदूषक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में कहानियां सुनाने के शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कि कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, कहानियां कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं, कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, या फिर कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो प्राथमिक कक्षा में जो आपको पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने के लिए जो आपकी कहानियां हैं वो एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। तो इसमें आपके विकल्प जो दे रखे हैं, कह रहा है कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो बिल्कुल आपकी ये बात सही है। बी कह रहा है कहानियां कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं। तो देखिए ये बात बिल्कुल गलत है, कक्षा प्रबंध में सहायता नहीं करती हैं। यानी कि जो सबसे कम जो उपयुक्त कारण है वो आपका बी ही हो जाएगा। यानी कि जो कहानियां होती हैं वो कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प बी हो जाएगा। और बाकी के ये भी आपके सही है, लेकिन जो सबसे कम माना गया है वो विकल्प बी हो जाएगा आपका। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। कह रहा है कि परिभाषा पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए,
या फिर रोखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि परिभाषा पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो देखिए बच्चों को कभी परिभाषा पर बल नहीं देना है, तो ये आपका कट जाएगा। कह रहा है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तो ये बात भी आपकी गलत है, तकनीकी नहीं होनी चाहिए। सी कह रहा है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, तो बिल्कुल आपका विकल्प सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो आपकी डेली लैंग्वेज होती है, उनसे रिलेट होकर के जो होगी वो भाषा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में सबसे प्रयुक्त भाषा मानी जाएगी। बाकी डी भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रूखे और बच्चों के द्वारा जो समझने में कठिन होगी उसको नहीं यूज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी बनाने से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, या फिर उनका निर्माण जो है वो मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के सही विकल्प की, तो ये जो होते हैं वो जल भंडारण तथा संरक्षण की जो एक पारंपरिक व्यवस्था है, तो ये बात सही है आपकी। वही सामुदायिक स्रोत के रूप में भी इनका प्रयोग होता था, ये बात भी बिल्कुल सही है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। और क्या रहा है डी में कि उनमें केवल संदूषित जल होता है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प जाएगा वो विकल्प पहला सही हो जाएगा। ए, बी और सी जो तीनों दिए हैं ये तीनों ही सही हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण क्या है? और आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यालयों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है, विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट हैं, पियाजे के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने की सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है, या फिर परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। सभी साथी आंसर करिए फटाक से क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मानी गई है, यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनियों, यानी कि जिसे आप बस्ती भी कहते हैं, उनमें एक साथ नहीं रहता है? और आपके ऑप्शन दे रखे ततैया, चींटी, मकड़ी या फिर दीमक। सभी साथियों को आंसर करना है कि वो ऐसा कौन सा कीट है। जैसे कि आपकी मधुमक्खियां जो होती हैं वो झुंड बना करके रहती हैं, तो इसी तरह से आपको ये बताना है कि इनमें से जो झुंड बना करके नहीं रहता है वो कौन सा कीट है। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी कि मकड़ी जो होती है वो एक जाले में अपने ही सिर्फ रहती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कलाकार को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। कह रहा है पट्टचित्र कलमकारी मधुबनी, कलमकारी पट्टचित्र वर्ली, फुलकारी कलमकारी मधुबनी या फिर फुलकारी कलमकारी और वर्ली। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको राज्य ध्यान रखने, क्योंकि इसमें पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र के बारे में पूछा है, तो इसी के अकॉर्डिंग भी आपको आंसर भी देना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के सही आंसर की, तो इसमें इसका विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि जो आपकी पंजाब की है वो फुलकारी हो जाएगी। वहीं बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आप वो मधुबनी कर लीजिए, क्योंकि बिहार की जो कलमकारी है वो मधुबनी पेंटिंग है वहाँ की, और वही जो महाराष्ट्र की है वो आपकी वर्ली हो जाएगी। यानी कि जो विकल्प डी है आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास? आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और इसी के साथ आपको आपका स्कोर भी बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, ताकि आपको इससे पता लग सकेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है इस टाइम। और इसी के साथ आज का जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है वो क्वेश्चन है आपका कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? और आपके ऑप्शन दे रखे हैं लेह, शिमला, दार्जिलिंग या फिर शिलोंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।